हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थिंग के बारे में कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं, अर्थिंग किस प्रकार से किए जाते हैं। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। या अर्थिंग जो है घर में आप करते हो तो कैसे आप अर्थिंग कर सकते हो, ठीक है। अर्थिंग कहाँ कनेक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो आप डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से आप क्या करते हैं, अपने घर में टैपिंग करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से आप कनेक्शन को घर तक लाते हैं, घर तक मतलब एनर्जी मीटर तक लाते हैं, जिसको कि आप सर्विस मेंस बोलते हो। तो वहाँ से आप दो वायर टैप करके लाते हो। एक वायर आपका फेज रहता है और दूसरा वायर जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है। क्लियर है, ये दो वायर रहते हैं। और फिर एक अलग से अर्थिंग प्रोवाइड किया जाता है, जो कि ज़मीन में एक जो घर में जनरली किया जाता है, आप कह सकते हो कि एक रॉड लेते हैं। रॉड को कहीं जहाँ पे ज़्यादा पानी वाला एरिया रहता है, जहाँ पानी ज़्यादा फ्लो करता है, तो वहाँ पे हम एक रॉड को क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, नीचे ज़मीन में धंसा देते हैं और फिर उस रॉड में वायर को कनेक्ट करके हम सीधा अर्थिंग में कनेक्ट कर देते हैं। ये भी काम करते हैं, ठीक है। या हम ऐसा करते हैं कि किसी घर में देखते होंगे कि एक ही वायर टैप करके लाता है पोल पर से, ठीक है। एक ही वायर जो होता है पोल पर से टैपिंग करके लाता है, जो कि फेज रहता है। और घर में जो है न्यूट्रल मतलब नहीं रहता है, कह लीजिए ऐसा। जो अर्थिंग रहता है ना, उसी से क्या करता है, अर्थ को बना लेता है, उसी से डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। तो वो भी एक तरह का कनेक्शन किया जा सकता है, ठीक। तो ये सब होता है अर्थिंग, क्या हम लोग उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब समझिए पहले कि अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग आखिर क्यों यूज़ किया जाता है। तो अर्थिंग सिर्फ और सिर्फ जो है यूज़ किया जाता है सेफ्टी पर्पस के लिए, कि हमारा जो भी इक्विपमेंट कह लीजिए वो सेफ रहे, या फिर घर में जो इक्विपमेंट लगा हुआ है किसी तरह से अगर उसमें कोई लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, किसी तरह से अगर उसमें कोई लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, तो वह लीकेज करंट जिस टाइम में बॉडी में फ्लो कर रहा है, और बॉडी मतलब जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है उसके बॉडी की बात कर रहे हैं हम लोग, बताएंगे एक डायग्राम के सहारे समझेंगे उसको। वो अगर उस टाइम में कोई उस इक्विपमेंट को टच करता है या छूता है तो उस टाइम में कभी शॉक फील होता है। तो उस शॉक से बचने के लिए भी क्या किया जाता है, अर्थिंग का यूज़ किया जाता है। आइए इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि आपका एक ट्रांसफार्मर है, यही ट्रांसफार्मर है, ठीक है। आप जानते होंगे, आपको मैंने बताया भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है वो डेल्टा और स्टार में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, डेल्टा और स्टार में, जिसको कि आप कनेक्शन के बेस पे आप जानते होंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं कि बेस्ड ऑन कनेक्शन एक डेल्टा स्टार होता है या स्टार स्टार, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में जब पढ़े होगे, ट्रांसफार्मर में जो पढ़े होगे, तो उसमें ये चीज़ का डिस्कस किया गया होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, और जनरली जब न्यूट्रल की आवश्यकता होती है तो हमें ये स्टार कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, तभी हम न्यूट्रल बना पाएंगे। समझ में आ रही बात। अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक कोई मान लेते हैं कि कोई एक मोटर है, ठीक है। ये मोटर है और इसके ऊपर एक सपोर्ट बना हुआ है कुछ इस प्रकार से, है ना। ये क्या हुआ, मोटर है, इसके ऊपर कुछ सपोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ से क्या करते हैं, इस मोटर को क्या मोटर कह लीजिए, कोई इक्विपमेंट कह लीजिए, सिंगल फेज मोटर हम बोल रहे, 3 फेज की बात नहीं कर रहे, सिंगल फेज मोटर है, ठीक है, जो घर में यूज करते हैं पंपिंग के लिए, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या किए, एक फेज इसमें कनेक्ट कर दिए। क्या किए, एक फेज कर दिए। इसमें आपका क्या रहता है, एक फ्यूज रहता है, मान लेते हैं एक फ्यूज कनेक्ट कर दिए। अच्छा, इसी में आप चाहो तो एक स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना, एक स्विच भी कनेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से क्या किया जाता है, न्यूट्रल टैप करके लिया जाता है। क्या किया जाता है, न्यूट्रल। देखो ये रफली डायग्राम बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो सही से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। आप एक काम करो ना, कुछ इस प्रकार से आप बना ही लेना। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक। तो न्यूट्रल जनरली क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब जब भी मान लो कि करंट फ्लो करेगा, कुछ इधर से फ्लो करेगा मोटर के द्वारा, इधर आके कंप्लीट कर देगा सर्किट को, ठीक है। बिना सर्किट कंप्लीट किए हुए करंट हमारा क्या करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जानते हैं कि करंट फ्लो करने के लिए एक सर्किट होना जरूरी है, मतलब एक क्लोज पाथ होना जरूरी है। अगर क्लोज पाथ नहीं रहेगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर यही मैं बोल दूं कि ये स्विच हमारा ओपन है, ये स्विच मैं बोलूँ कि ये ओपन है स्विच, तो करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि करंट ही हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं है। लेकिन इसको आप क्या कर दिए, क्लोज कर दिए,
समझ में आई बात। ये क्लोज कर दिए तो हमारा करंट तो करंट क्या करेगा, इस मोटर के थ्रू फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। देखो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में आप जानते होंगे, ऑलरेडी मैंने बताया होगा आपको कि उसमें आप जो रहते हो ये एक 3 फेज हो गया और ये एक न्यूट्रल रहता है, ठीक। तो जो ये न्यूट्रल रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो भी क्या है, अर्थ किया हुआ रहता है। क्या किया रहता है, अर्थ किया हुआ रहता है कुछ इस तरह से, ठीक है। अर्थिंग का सिंबल आप जानते हो ऑलरेडी, ये होता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल भी क्या होते हैं, अर्थ किए होते हैं। बताएंगे आपको एक मतलब जो सिलेबस खत्म हो जाएगा ना तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि ट्रांसफार्मर में कैसे कनेक्शन किया जाता है, इन सब के बारे में बताऊंगा आपको डिटेल में जाके, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का न्यूट्रल जनरली जो अभी के टाइम में जो पोल माउंटेड सबस्टेशन है, जो कि 2 पोल पे ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, उसमें 3 अर्थिंग किए जाते हैं, ठीक है। 3 अर्थिंग किए हुए रहते हैं। अब आप ग्रुप में आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप मैसेज कीजिएगा कि वह 3 अर्थिंग कहाँ कहाँ कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। 3 अर्थिंग किए होते हैं। मैं इतना बता रहा हूँ आपको कि ये जो पोल माउंटेड सबस्टेशन होगा, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो लगे रहते हैं आपके कॉलोनी में या आपके गांव समाज में, तो उसमें जनरली क्या होता है कि 3 अर्थिंग किया जाता है। लेटेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, 3 अर्थिंग किया जाता है, वो भी पाइप अर्थिंग रहता है, ठीक है। बताएंगे टाइप ऑफ अर्थिंग में भी बताऊंगा मैं। तो ये जो 3 अर्थिंग रहते हैं वह 3 अर्थिंग कहाँ कहाँ कनेक्ट किया जाता है, ये आप बताइएगा, ग्रुप में मैसेज करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ अर्थिंग कनेक्ट किया हुआ रहता है इस पोल माउंटेड सबस्टेशन के पोल माउंटेड सबस्टेशन में। समझ में आई बात। चलिए अब हम यहाँ पे थे, तो ये न्यूट्रल हमारा हो गया, यहीं से आप न्यूट्रल निकालते हो, और ये हमारा फेज हो गया। तो इस तरह से हम क्या किए, सर्किट कंप्लीट कर रहे। अभी अर्थ सीन में नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किए, अर्थिंग को हम क्या किए, कंप्लीट कर दिए। यहाँ अर्थिंग कनेक्ट कर दी है, ठीक है। न्यूट्रल है, ट्रांसफार्मर का जो न्यूट्रल होगा उसको हमने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा कि ये जो है हमारा ये एक्सटर्नल बॉडी है, ये हमारा क्या है, ये एक्सटर्नल बॉडी है। इसको भी हम क्या करते हैं, अर्थ कर दिए। इसको भी क्या किया, अर्थ कर दिए। देखो अर्थ जो होता है, अर्थ जो होगा उसका पोटेंशियल 0 होता है, इतना ये तो आपको मालूम होगा। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जो वोल्टेज होता है वह 0 होता है, और अर्थ का रेसिस्टेंस भी कम होता है, अर्थ का रेसिस्टेंस कम होता है। अब देखिए ये इस इक्विपमेंट को कैसे बचा सकता है, इस चीज़ को समझिए। या फिर अगर कोई आदमी इसको छूता है, कोई भी आदमी इसको अगर टच करता है और उस टाइम में अगर मान लीजिए कि लीकेज करंट इसके थ्रू फ्लो कर रहा होता है, अगर इसके थ्रू फ्लो कर रहा होता है तो किस प्रकार से वह आदमी भी बच सकता है, उसको शॉक फील नहीं होगा। समझिएगा इस चीज़ को। देखिए फिलहाल तो अभी करंट का अगर फ्लो होगा तो कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं मान लेता हूँ कि कुछ फॉल्ट हो गया, कोई अंदर का वाइंडिंग हो गया इसमें, मान लीजिए वो वाइंडिंग ही जल गया या किसी तरह से डिटेरियोरेट होकर क्या होगा कि जो इसके अंदर में जो इक्विपमेंट है वह इक्विपमेंट में किसी तरह का कोई फॉल्ट हुआ और करंट हमारा क्या किया, इस बॉडी में फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, ये करंट हमारा इस बॉडी में, मोटर के बॉडी में, या जो भी इक्विपमेंट है, जो भी डिवाइस है, आप मान लीजिए कोई सा डिवाइस हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, हीटर हो सकता है, या फिर एसी हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई तरह का डिवाइस हो सकता है। तो अगर मान लीजिए कि ये बॉडी में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, अब ये बॉडी किसका है, इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट की बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए कि ये इक्विपमेंट के बॉडी में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अब इस वक्त अगर इस वक्त कोई आदमी आया, कोई भी बंदा आया, मान लीजिए कोई भी बंदा आया और इस बंदा ये क्या किया, इसको टच किया, ये क्या किया, इसको टच किया, तो समझो कि क्या इसको शॉक लगेगा क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये अर्थ किया हुआ है, अर्थ किया हुआ है, और मैंने क्या बोला, अर्थ का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अर्थ का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो जो भी लीकेज करंट होगा ना वो इस अर्थ में जाके बरीड हो जाएगा। समझ में आई बात। जो भी लीकेज करंट होगा ये अर्थ में आके क्या होगा, बरीड हो जाएगा या डिस्चार्ज हो जाएगा, कह लो। किसी तरह का कोई अगर बॉडी में करंट है, जो इक्विपमेंट है उसके बॉडी बाहरी पोर्शन पे जो नॉन करंट कैरिंग कह सकते हो, जिसमें कि करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है, जिसमें कि करंट नहीं फ्लो करता है, ठीक है। जैसे आयरन है, आप घर में देखिएगा तो आयरन का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, आयरन का ऊपरी हिस्सा जो होता है उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। आयरन का ऊपरी हिस्सा में करंट फ्लो कभी नहीं करता, आप उसको टच कीजिएगा ना, कभी करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर मानो किसी कारणवश कभी मान लीजिए कोई कनेक्शन ही इधर उसमें फॉल्टी हो गया या लूज हो गया, जिसके वजह से उसके बॉडी में करंट आ गया, जो बाहरी हिस्सा है उसमें करंट आ गया, समझ रहे हैं। तो अगर आप उसको छुइएगा, अगर वह अर्थिंग नहीं किया हुआ है उस इक्विपमेंट में, या जो आयरन है उसमें अर्थिंग नहीं किया हुआ है, तो आप अगर उसको टच करते हैं तो आपको शॉक फील होगा। लेकिन अगर वह अर्थ किया हुआ है तो उस टाइम में शॉक फील नहीं होगा। रीज़न क्या है, समझिएगा कि ये आदमी जो है इसका रेसिस्टेंस कंपैरिजन टू अर्थ अधिक होता है।
और आप जानते हैं कि करंट जो है हमेशा लो पाथ की ओर फ्लो करता है। करंट जो हमेशा लो रेसिस्टेंस जिधर रहता है उधर करंट अधिक फ्लो करता है, ये तो मालूम होगा आपको। अब ये बॉडी है, मान लीजिए कि ये अर्थ किया हुआ है और ये भी इसको ऐसे टच कर रहा है, ये भी क्या हुआ, इसको टच किया, समझे बात को, ये भी इसको टच किया। अगर इसको टच करता है तो यहाँ तो अर्थ किया हुआ है, अर्थ जब किया होगा तो इसका रेसिस्टेंस कम है। इसका रेसिस्टेंस आप जानते हो, जब ड्राई रहता है तो 1,00,000 ओम हो जाता है, और जब वेटेड रहता है तो 1,000 ओम हो जाता है। मिनिमम जो है इसका कितना है, 1,000 ओम। तो 1,000 ओम है, और इसका रेसिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम 10 ओम बोल रहा हूँ, 10 ओम मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जनरली उसको और कम मेंटेन किया जाता है, 1 ओम 5 ओम इतना तक मेंटेन किया जाता है, समझ में आ रही बात। तो ये रेसिस्टेंस अर्थ का कम होगा और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो करंट किस में फ्लो कर जाएगा, इस अर्थ में। तो करंट क्या करता है, जो भी लीकेज करंट होगा, देखो नॉर्मल करंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो रेगुलर करंट फ्लो कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, उसमें तो जो फ्लो कर रहा है कर ही रहा है, लेकिन यहाँ से जो बॉडी में करंट आ गया है, ठीक है, जो बॉडी में करंट आ गया है वो करंट हमारा क्या करेगा, ये अर्थ से फ्लो कर जाएगा। और ये अर्थ से जैसे करंट फ्लो कर गया तो यहाँ तो करंट फ्लो करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, अधिक रेसिस्टेंस है तो फ्लो ही नहीं करेगा। तो उस हिसाब से ये आदमी क्या होता है, और उसको शॉक फील नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आदमी क्या हो गया, बच गया। अब इसको एक बार और समझिएगा, देखिए आपको ये तो मोटर में बना दिया, छोड़ो इसको, मोटर ना बना के मैं कह देता हूँ कि ये आयरन है, ठीक है, मान लेता हूँ कि ये क्या है, आपका आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, आपको समझे बात को, ये मैं बोल दिया आयरन है। अब इसके अंदर आपका बना हुआ रहेगा, इसके अंदर रहेगा इक्विपमेंट जो भी यूज किए जाते हैं उसके अंदर रहेंगे, वाइंडिंग्स रहेंगे या जो थर्मोस्टेट वगैरह जो भी है इसके अंदर रहेगा बना हुआ। करंट हमारा जो फ्लो करेगा, करंट जो फ्लो करेगा इस इक्विपमेंट में कुछ इधर से फ्लो करेगा, ठीक है। देखिए करंट इधर से फ्लो किया, इधर से फ्लो किया। अगर मैं ऐसा बोल दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ बना हुआ है, समझना इस चीज़ को, ऐसा ट्रांसफार्मर के अंदर, आयरन है तो आयरन या कोई इक्विपमेंट है तो उसके अंदर बना हुआ है। अब देखना कि करंट हमारा क्या कर रहा है, कुछ इस तरह से फ्लो किया, कुछ इस तरह से यहाँ के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। करंट क्या किया, यहाँ से फ्लो किया और यहाँ के कंप्लीट कर दिया। अब यह अर्थ नहीं किया हुआ है, कोई आदमी आया और इसको क्या किया, टच किया, ठीक है, अर्थ नहीं किया हुआ है, इसको टच किया, छुएगा, कोई करंट नहीं मारेगा, बिल्कुल नहीं मारेगा। रीज़न कि अभी कुछ भी इसके बॉडी के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यह वाइंडिंग फॉल्टी हो गया, या इसका जो वाइंडिंग में मान लीजिए इंसुलेशन वगैरह अनकवर हो गया, ठीक है, जो इंसुलेशन लगा हुआ था वो अनकवर हो गया, या किसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए फॉल्ट हुआ, तो ये क्या किया, करंट इधर भी फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये बॉडी में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। देखो ये डिस्टर्ब नहीं हुआ, आप ये मत समझना ये करंट जो है नॉर्मल ये फ्लो कर ही रहा है, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, लेकिन ये बॉडी में भी करंट आ गया। अब ये बॉडी में करंट आ गया तो अब मान लो अब अभी भी अर्थिंग किया हुआ नहीं है ये। अब अगर ये आदमी इसको छूता है, इसके बॉडी को छूता है, तो डेफिनेटली इसको क्या होगा, शॉक फील होगा, क्योंकि ये करंट फ्लो करना चाहेगा ना कहीं तो एक रास्ता ढूंढेगा ये, और इसको रास्ता मिल गया यहाँ, और जैसे यहाँ पे रास्ता मिल गया करंट क्या करेगा, इधर फ्लो कर जाएगा। और ये मान ले तो यहाँ से अर्थ कंप्लीट कर लेता है, अगर ज़मीन पे खड़ा है मान लो तो ये अर्थ तो ले लेगा यहाँ से, समझ रहे हो बात को। तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा तो इसको क्या होगा, शॉक फील होगा, इसको शॉक फील होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो बॉडी है इक्विपमेंट का, इस बॉडी को आपने क्या किया, अर्थ कर दिया, आपको मैंने क्या बोला, अर्थ रेसिस्टेंस जो होता है वह कम होता है, अर्थ रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। अब ये रेसिस्टेंस अगर इसका कम है कंपैरिजन टू इसके, मतलब इसका जो रेसिस्टेंस होता है लगभग कह लीजिए, या मैक्सिमम बता रहा हूँ 10 ओम होता है, उससे कम होगा, जनरली 5 ओम 1 ओम इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन इसका अगर ड्राई बॉडी है तो 1,00,000 चला जाता है, वेटेड बॉडी है मतलब भीगा हुआ कहते हैं तो इसका 1,000 ओम तक लगभग होता है, 900 से 1,000 के बीच में वैरी करता है रेसिस्टेंस। तो इसका रेसिस्टेंस कम हुआ, इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हुआ, तो ये जो लीकेज करंट है, ये जो फॉल्टी करंट है किधर फ्लो कर जाएगा, इसमें फ्लो कर जाएगा। तो जब इसमें फ्लो कर जाएगा तो उस वक्त ये टच भी करेगा तब भी इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। जब फ्लो नहीं करेगा तो फिर समझिए कि जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो शॉक भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर नहीं रहेगा ये अर्थिंग तब क्या होगा, शॉक लगेगा, समझे बात को, तब क्या होगा, शॉक लगेगा। तो अब यहाँ से हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थिंग हम उसको कहते हैं जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, कोई भी इक्विपमेंट का अगर कोई भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट है जिसमें कि करंट नहीं फ्लो करता है, कहने का मतलब ये बॉडी है
इक्विपमेंट का बॉडी है, इसमें तो करंट नहीं फ्लो। ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का बाहरी टैंक जो टैंक बना होता है उसमें करंट फ्लो करता है क्या? नहीं। आयरन है, आयरन का जो बाहरी पोर्शन है जिसको बॉडी बोल रहे हो, आयरन का जो बाहरी पोर्शन बॉडी जिसको बोल रहे हैं, तो वह बॉडी में करंट फ्लो करता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं फ्लो करता है ना। सब तो अंदर इंटरनली जो भी इक्विपमेंट असेंबल किया हुआ है उसमें करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? नॉन करंट कैरिंग पार्ट, करंट का टैंक, ट्रांसफार्मर का टैंक नॉन करंट कैरिंग पार्ट। आयरन का जो बाहरी पोर्शन होता है जिसको बॉडी बोल रहे हैं वह नॉन करंट कैरिंग पार्ट। मोटर जनरेटर की बात करें तो उसका योक नॉन करंट कैरिंग पार्ट है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं फ्लो कर रहा है, उसको हम नॉन करंट कैरिंग पार्ट बोल रहे हैं। तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देना, या मास ऑफ द अर्थ हम बोल रहे हैं, मतलब जो जमीन है उससे कनेक्ट कर देना, उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। समझ में आई बात? उसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। क्लियर है यहाँ तक कि कोई भी इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट में जो भी नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, उस नॉन करंट कैरिंग पार्ट को मास ऑफ द अर्थ में, या अर्थ से सीधा सीधा बोलो ना, अर्थ से हम कनेक्ट कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग बोलते हैं। अब यह जब अर्थिंग किया जाता है कोई ना कोई कंडक्टर से किया जाएगा, तो उसको हम लोग अर्थिंग कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताएंगे आगे, उसको भी बताएंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि अर्थिंग क्यों हम करते हैं? जनरली सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो गांव में अभी भी क्या किया जाता है, कभी चापाकल है तो उसमें अर्थिंग लगा देते हैं, या फिर कहीं पे कोई यूज में है तो उसमें भी आप अर्थिंग लगा दे। सोचो चापाकल में अर्थिंग लगा दिए हो आप, है ना, और किसी तरह से कोई बॉडी है चापाकल में अर्थिंग लगाए, और जो कोई भी फॉल्टी पार्ट है घर में, मान लो फ्रीज ही उसमें, तो वो करंट तो फ्लो कर रहेगा अर्थिंग से। और उस टाइम में आप आके चापाकल ऑपरेट कर रहे हो या चापाकल से पानी निकाल रहे हो, तो क्या होगा? आपको शॉक लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, और फेंका जाइएगा। शॉक लगेगा उस टाइम में, आप समझ लीजिएगा इसको। तो इसलिए ऐसे जगह पे मत कर लीजिए कि हाँ जहाँ पे जिसको दैनिक यूज़ में है उसी में आप अर्थिंग कनेक्ट कर दिए हो। हाँ, घर में मान लीजिए जहाँ पे कि घर का जो नाला, गंदा पानी वगैरह जहाँ पे आप फेंकते हो, या जो भी पानी वगैरह निकलता है जहाँ पे ड्रेनेज जिसको बोलते हैं, तो उसमें आप अर्थिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेटेड रहता है। अच्छा, भीगा हुआ रहने का मतलब ये होता है कि रेसिस्टेंस जो होगा कम होगा, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे वेटेड, हम लोग सोचते हैं कि वेटेड एरिया हो तो रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात? तो ये था क्या? अर्थिंग। अब समझिए यहाँ पे एक चीज़ और, कि अगर मैं बोलूं कि ये न्यूट्रल घर में नहीं लूँ, मैं ये न्यूट्रल हम लोग नहीं लें, तब क्या ये कोई भी इक्विपमेंट होगा वो यूज में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। मैंने आपको कभी बताया होगा कि अगर एक फेज, या स्टार्टिंग में मैंने बोला कोई एक फेज लाता है, एक अर्थिंग कनेक्ट करके क्या करता है? कनेक्शन पूरा कर लेता है घर में, तो यूज कर सकता था। पहले के टाइम में बाईपास करने के लिए यूज करता था, जो एनर्जी मीटर होता था पहले के टाइम में। तो पहला जो एनर्जी मीटर स्टार्टिंग जिसमें कि घूमता था, एक फॉइल रहता था, एल्युमिनियम डिस्क, जो इंस्ट्रूमेंटेशन में आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो एल्युमिनियम डिस्क घूमता था, उसमें क्या किया जाता था? ये अर्थिंग करके बाईपास कर दिया जाता था, तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूनिट, मतलब वहाँ पे कंज्यूम ही नहीं करता था, दिखता ही नहीं था, उसमें रीडिंग ही नहीं हो पाता था। ठीक है, तो रीडिंग नहीं हो पाता था तो पैसा भी कम लगता था, चोरी हो जाता था आराम से इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अभी के टाइम में सारा डिजिटल एनर्जी मीटर कर दिया है, तो चोरी होने का संभावना नहीं रहता है। समझना यहाँ पे क्या है अपने को, कि किस तरह से बिना न्यूट्रल का भी सर्किट कंप्लीट किया जा सकता है घर में। देखो ये मान लेते हैं फेज है, ये तो पूरा यहाँ तक चलाया, यहाँ चलाया। अब देखो ये अर्थिंग यहाँ भी कनेक्ट किया, अर्थिंग को हम यहीं से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अर्थिंग को हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ठीक, क्या किए? ये अर्थिंग को हम यहाँ से कनेक्ट कर दिए। मेटल को भी हम अर्थिंग, ये पार्ट भी, जो नॉन मेटल पार्ट भी है, ये भी होगा। तो ये घर का भी काम करेगा, और जो न्यूट्रल का भी काम करेगा, और किसका? अर्थिंग का भी काम करेगा। समझना क्यों? ये अर्थ है, इसका पोटेंशियल 0। इधर से देखो ट्रांसफार्मर भी अर्थ किया हुआ है ना, इसका भी पोटेंशियल। अगर यह ग्राउंड मान लेते हैं, अगर मैं मानूँ ये ग्राउंड है, ये अर्थ किया हुआ है, इसको मैं ऐसा बोल दूँ, ये अर्थिंग किया हुआ है। ठीक है, ये क्या किया हुआ है? अर्थिंग किया हुआ है। इधर से आप आ जाइए, ये भी क्या हो गया? अर्थिंग किया हुआ है। इसका पोटेंशियल तो 0 है ना। हाँ, करंट हमेशा कहाँ होता है? हाई पोटेंशियल या हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। करंट तो ऐसे ही फ्लो करता है। तो इधर से फ्लो करना स्टार्ट किया, मान लो यहाँ आया, कहाँ जाएगा? इसमें अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ अब ये देखो, यहाँ से है कुछ इस तरह से सर्किट तो कंप्लीट हो ही रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ करंट ऐसे फ्लो किया, ऐसे फ्लो किया, ऐसे करके फिर क्या किया? यहाँ से सर्किट कंप्लीट, यहीं तक तो आना है भैया, सर्किट तो कंप्लीट हो ही गया। तो बिना न्यूट्रल टैपिंग किए हुए भी घर में आप क्या कर सकते हो? अपना इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो। यहाँ एक फेज सिर्फ लाना है, एक ही फेज लाना है, और घर में अर्थिंग कर देना। हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर अर्थिंग भी नहीं यूज़ करिएगा घर में,
और न्यूट्रल भी नहीं लाइएगा तो सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, तब फिर नहीं यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक फेज़ लाते हैं, एक फेज़ लाए और एक फेज़ ला के ये कनेक्शन आपने कर दिया, अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल पॉइंट को, तो वो न्यूट्रल का भी काम कर रहा है और अर्थिंग का भी काम कर रहा है। न्यूट्रल का भी काम करेगा और अर्थिंग का भी काम करेगा। लेकिन हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। घर में जो है एक फेज़ एक न्यूट्रल तो जनरली रखना ही चाहिए और अर्थिंग अलग से प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखिए बात आती है कि आप बोलिएगा कि सर घर में तो अर्थिंग हम करते हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल अर्थिंग करते हैं, लेकिन अर्थिंग हम कनेक्ट कहाँ करते हैं? आयरन हो गया उसमें हम कहाँ कनेक्ट करते हैं अर्थिंग? तो हाँ इस चीज़ को समझिए कि हम कहाँ करते हैं अर्थिंग को कनेक्ट। देखिए बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आप कह सकते हो कि अर्थिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो। आप देखिए बनाए होंगे सॉकेट बनाए होंगे तो कुछ इस प्रकार का आप बनाए होंगे, कनेक्शन आप देखे होंगे कुछ ऐसा, ठीक है। ये कनेक्शन कुछ देखे होंगे सॉकेट का, कनेक्शन भी आप लोग किए होंगे कि किस प्रकार से करते हैं सॉकेट। अब ये पॉइंट जो होता है ना अर्थ के लिए होता है। किसके लिए होता है? अर्थ के लिए होता है। ये जो पॉइंट होता है किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। बाकी जो ये होता है ये वाला फेज, ये वाला न्यूट्रल, ये वाला फिर फेज और ये वाला फिर न्यूट्रल, इस दोनों को आप ऐसे शॉर्ट कर देते होंगे, ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं। इधर से इसमें फेज दे दिया, इधर से हम इसमें क्या किए न्यूट्रल दे दिया। ये अर्थिंग का कनेक्शन आप किए होंगे कभी, अगर वायरिंग डायग्राम बनाए होंगे तो अर्थिंग का कुछ इस प्रकार से कनेक्शन किए होंगे हम, ठीक है। कुछ ऐसा करके अर्थिंग का कनेक्शन किए होंगे ना। इसका एंड जो होता है क्या होता है? ये जो होल बना हुआ रहता है छिद्र, वो जो होल रहता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक। बड़ा होने का भी एक रीज़न है, बताता हूँ आपको। ये होल बड़ा बना हुआ रहता है। अब देखो कभी भी आप देखिएगा कि उसमें हर इक्विपमेंट में लगभग अब 3 पिन प्लग यूज होता है। अब आयरन का जो प्लग होगा उसको देखिएगा, उसमें 3 पिन प्लग होगा, एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, एक ऊपर पे मोटा सा बना हुआ रहेगा, है ना, ऊपर बना हुआ जो कि अर्थ होता है। रेफ्रिजरेटर कह लीजिए, एसी है, जो कि प्लग माने कि जो इंसर्ट करते हो, इसमें जो इंसर्ट करोगे, है ना, इसमें जो इंसर्ट करोगे तो वो प्लग में जब ऊपर वाला पोर्शन देखोगे ना वो मोटा बना हुआ रहता है, तो वही हमारा अर्थ किया हुआ रहता है, वही क्या रहता है? अर्थिंग किया हुआ रहता है। कोई क्या करता है ट्रांसफर, जैसे मान लीजिए आयरन वगैरह पुराना हो गया तो उसमें होता है कि मान लीजिए उसका सॉकेट और जो प्लग है वो खराब हो गया तो चेंज कर देता है, तो क्या करता है? 2 बना देता है, एक फेज एक न्यूट्रल वाला कनेक्ट करके अर्थ को क्या करता है? वो छोड़ देता है। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है कि जो आयरन है उसमें 3 प्लग में 3 पॉइंट रहता है, एक फेज एक न्यूट्रल और एक अर्थ रहता है। अर्थिंग का जो अर्थिंग से कहिए, नॉट अर्थिंग का, या इस तरह से समझिए कि जो आयरन है, घर में आयरन या ज़्यादा से ज़्यादा आयरन आप यूज़ करते हो उसको आप आराम से देख भी सकते हो। आयरन का जो भी पार्ट होगा ना वो अर्थ से कनेक्ट किया हुआ रहता है, ठीक है। आयरन का जो पार्ट है नॉन करंट पॉइंट वो अर्थ से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करके जो प्लग होता है ना, ये जो प्लग रहेगा कुछ इस तरह से, इस प्लग में कनेक्ट कर देगा। क्या करेगा? इस प्लग में कनेक्ट कर देगा। समझ में आ रही बात? इस प्लग में कनेक्ट कर देगा, और जैसे ही वो प्लग को इंसर्ट करोगे इसमें तो ये पोर्शन आप किससे कनेक्ट किए हुए हो? अर्थ से। ये वाला पोर्शन आप क्या किए हो? सॉकेट का ये पॉइंट आपने तो अर्थ से कनेक्ट किया है, किए हो ना भाई? ये पॉइंट आपने सॉकेट का ये वाला पॉइंट अर्थिंग से कनेक्ट किया। और जब प्लग को इंसर्ट करोगे इसमें तो जो प्लग का अर्थिंग पॉइंट होगा वो इसमें आके कनेक्ट हो जाएगा। तो जब यूज कर रहे होगे आयरन को तो वह आयरन इनडायरेक्टली क्या कर सकते हो कि अर्थिंग से कनेक्ट हो गया। आयरन का जो प्लग इसमें घुसाओगे तो ये वाला चीज़ क्या होगा? अर्थिंग से कनेक्ट है ऑलरेडी, और इसमें आपने प्लग इंसर्ट किया तो प्लग का अर्थिंग यहाँ जो आयरन था उसका अर्थिंग यहाँ कनेक्ट होके इसमें आ गया ना, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया? कनेक्शन पूरा हो गया। अब रेफ्रिजरेटर में ही वैसा देखो 3 पिन प्लग रहता है, रेफ्रिजरेटर में ही 3 पिन प्लग रहता है, समझ में रहा? अब 3 पिन प्लग इसमें जैसे ही इंसर्ट करोगे, घुसाओगे तो क्या होगा? ये अर्थ वाला पॉइंट तो पहले से कनेक्टेड है सॉकेट वाला, और जैसे ही घुसाओगे वो जो इक्विपमेंट है रेफ्रिजरेटर वो भी कनेक्ट हो जाएगा अर्थ से। तो कभी भी मान लो कि किसी तरह का कोई फॉल्टी करंट अगर उसके बॉडी में सर्कुलेट करता है या उसके बॉडी में फ्लो करता है, समझ रहे हैं, तो फिर आप अगर टच भी करते हो रेफ्रिजरेटर को या आयरन को, मतलब उसके बॉडी को, तो आपको शॉक फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी लीकेज करंट होगा, जो भी अनवांटेड करंट कह सकते हो, अनवांटेड करंट होगा, वो क्या करेगा? अर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा।
तो जब अर्थ में डिस्चार्ज होगा तो आपकी बॉडी में कहाँ से फ्लो करेगा, बिल्कुल भी नहीं फ्लो करेगा। तो इस प्रकार से आप शॉक से क्या कर सकते हो, बच सकते हो। शॉक माने कि झटका, जो बिजली का झटका लगता है उस झटका से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो। समझ में आई बात। तो ये था क्या, अर्थिंग। अब देखो ये अर्थिंग कह सकते हो कि इक्विपमेंट को भी सेव करता है। बोलो कैसे इक्विपमेंट को सेव करता है, ये भी समझ लेना। अब मान लो कि इसी में कोई भी आपने अभी जैसे बनाया था, मान लो कि ये कोई इक्विपमेंट है, इसमें आपने फेज लगा दिया और ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे आप क्या करते हो, फ्यूज लगा देते हो। क्या किए, फ्यूज लगा दिए। समझ रहे हो बात को, फ्यूज लगा दिए। तो जब कभी मान लो हैवी करंट फ्लो करेगा तो वो तो अर्थ के थ्रू फ्लो करेगा है। तो कभी भी अगर मान लो इसमें कोई किसी तरह का कोई फॉल्ट वगैरह होगा या शॉर्ट सर्किट वगैरह, तो हाई करंट हो जाएगा ना, और हाई करंट होगा तो करंट इधर से भी फ्लो करेगा। यहाँ जो होगा ये फ्यूज, ये जो फ्यूज होगा वो तो मेल्ट कर जाएगा, वो तो मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही हाई करंट होगा ये क्या करेगा, ये मेल्ट करेगा, मतलब ये सर्किट ही ओपन कर देगा। बचाओ, इक्विपमेंट बच जाएगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो ये भी आप कह सकते हो कि ये भी इक्विपमेंट को बचा लेता है, अर्थिंग भी बचा लेता है, साथ में फ्यूज कनेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि बिना फ्यूज का हम अर्थिंग कर रहे हैं। समझ में आई बात, अर्थिंग को हम क्यों कनेक्ट करते हैं, अर्थिंग क्या होता है। यहाँ तक तो होप सो क्लियर होगा आपका। आइए इसको हम एक बार और समझते हैं, देखते हैं कि अर्थिंग क्या है। देखिए, अर्थिंग इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज डन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम विथ मास ऑफ द अर्थ। क्या बोल दिया, अर्थिंग जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है विच इज डन इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, जो कि किया जाता है इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, किससे कनेक्ट करने के लिए, तो विथ मास ऑफ द अर्थ, अर्थ जो है उसके एक पोर्शन से या उस अर्थ से कनेक्ट करने के लिए, सीधा सीधा आप समझिए, अर्थ के मास से या अर्थ से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। सो एज टू हैव डिस्चार्ज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, अब यहाँ पे सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात नहीं कर रहा, जो भी अनवांटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा, इन द सेंस फ्लो कर लीजिए, करंट कह लीजिए, वोल्टेज कह लीजिए, जो भी होगा, करंट ही रहेगा, वोल्टेज तो नहीं रहेगा। तो जो भी अनवांटेड करंट रहेगा वह क्या करेगा, अर्थ से होके पास कर जाएगा, है ना, अर्थ से होके क्या करेगा, पास कर जाएगा, है ना। तो इसलिए हम अर्थिंग का, इसको अदर भाषा में और समझ सकते हैं तो समझिए, अर्थिंग इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट। जो कोई भी इक्विपमेंट है, उस इक्विपमेंट का जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, इक्विपमेंट का जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, वह नॉन करंट कैरिंग पार्ट को हम लोग मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं, मास ऑफ द अर्थ से। तो वही चीज है, अर्थिंग इज डन बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट और न्यूट्रल ऑफ द सप्लाई सिस्टम टू द ग्राउंड। समझ में आई बात। जैसे मैंने अभी ये क्या बोला था आपको, ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर है ना। तो अब मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर का ऐसे ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर का ये टैंक मैं बोल दे रहा हूँ, क्या है, ये ट्रांसफार्मर का टैंक है ना। तो ये जो न्यूट्रल है उसको मैंने क्या किया था, उसको भी ग्राउंड किया था, यही बोला था मैंने, किया जाता है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल किया जाता है। तो ये जो न्यूट्रल है वो क्या किया गया, अर्थ किया गया। अब ये वाला टैंक अगर मैं बोल रहा हूँ, ये वाला क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये टैंक है अगर, तो ये टैंक में करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है ना, करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, हमेशा तो फ्लो नहीं करेगा। अगर फ्लो कर रहा है इट मीन्स कि कुछ ना कुछ फॉल्ट है, समझ रहे हैं। तो ये टैंक के थ्रू जो अगर मान लो अनवांटेड करंट होगा या किसी तरह का कोई लीकेज करंट अगर इस टैंक के थ्रू फ्लो करेगा, तो हमने क्या किया, इसको भी कनेक्ट कर दिया अर्थ से। तो ये टैंक हमारा क्या हो गया, नॉन करंट कैरिंग पार्ट, जो कि करंट इसमें फ्लो नहीं करेगा, और ये वाला पोर्शन में करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने किसको किया, न्यूट्रल को किया। क्या किसको किया, न्यूट्रल को किया। तो वही चीज़ है कि अर्थिंग जो है किया जाता है बाय कनेक्टिंग द नॉन करंट कैरिंग पार्ट। ये हमारा नॉन करंट कैरिंग पार्ट हो गया, जैसे ट्रांसफार्मर में टैंक, आयरन में उसका एक्सटर्नल बॉडी, और मोटर जनरेटर का योक, ये सबको क्या किया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। एंड और या फिर न्यूट्रल की बात करें, एंड और न्यूट्रल ऑफ द सिस्टम टू द ग्राउंड, ये जो ग्राउंड है इससे कनेक्ट कर दिया जाता है, किसको, नॉन करंट कैरिंग पार्ट, या फिर न्यूट्रल जो होता है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, अर्थिंग। इसको एक और भाषा में अगर आप समझ सकते हो तो समझो, अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ स्टार कनेक्टिंग वाइंडिंग। अर्थिंग का मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल कनेक्शन ऑफ द स्टार कनेक्टिंग वाइंडिंग।
देखो न्यूट्रल हमेशा स्टार कनेक्शन में ही होगा, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखो। स्टार डेल्टा में कभी न्यूट्रल नहीं होगा। डेल्टा में जो बॉडी हो सकता है ना, जो टैंक ट्रांसफार्मर होगा तो वो कोई ना कोई तो कनेक्शन में होगा ही। अगर मान लो कि ट्रांसफार्मर आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में, तो इसमें आपका न्यूट्रल नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। समझ में आई बात। लेकिन हाँ, ये मान लो जिसके अंदर रहेगा वो टैंक तो रहेगा ना, टैंक तो रहेगा, तो वो टैंक जो है वो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है, उसको आप अर्थ से कनेक्ट कर दो, तो ये हो सकता है। तो अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ स्टार कनेक्टिंग वाइंडिंग दैट इज अ ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स। नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स मतलब आप समझ गए हो गया, पार्ट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो यूज किया जाता है, कोई भी डिवाइस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, डिवाइस का या तो नॉन करंट कैरिंग पार्ट या फिर जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, है ना, उसको टू दी मास ऑफ द अर्थ बाय कंडक्टर और नेग्लिजिबल, बाय कंडक्टर ऑफ लिख लीजिए, बाय कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस। नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस से मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं होगा कि जीरो हो जाएगा, कोई कंडक्टर रहेगा तो उसका तो कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, तो कम रेसिस्टेंस ऐसा मान लीजिए। समझ में आ रही बात, उसको कम रेसिस्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कम रेसिस्टेंस के कोई भी मेटल से हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉन करंट कैरिंग पार्ट को या फिर जो इक्विपमेंट है उसके न्यूट्रल कनेक्शन को मास ऑफ द अर्थ से कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थिंग बोल रहे हैं। समझ में आई बात यहाँ पे। तो ये क्या था, हेडिंग बना लीजिए, नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग। नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग क्यों ज़रूरी है, ठीक है, अर्थिंग का क्या ज़रूरत है हमें कहीं पे भी, तो वो समझ लिए। देखिए नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग अगर आप बोला जाए तो किस लिए करोगे, कोई भी किसी तरह का शॉक वगैरह जो फील होता है, ठीक है, किस शॉक मैंने झटका बोल सकते हो आप, बिजली का जो झटका होता है, तो किसी तरह का कोई बिजली का झटका जो फील होता है ना, उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, अर्थिंग लगा सकते हो। एक ज़रूरत तो यही हो गया कि हम जो इलेक्ट्रिक शॉक होगा उससे बचने के लिए क्या सकते हैं, अवॉइड करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक को अर्थिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न कह सकते हो कि लीकेज करंट के वजह से अगर मान लो किसी तरह का कोई फॉल्ट होता है या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या किसी तरह का कोई इवेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट उसको बोला जाता है, तो लीकेज करंट से किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो गया या आग लग जाना कह सकते हो, फायर हो गया, तो उससे बचने के लिए भी हम क्या करते हैं, अर्थिंग का प्रयोग करते हैं, है ना, उससे भी क्या होगा, बचा जा सकता है। तो लिखिए नेसेसिटी ऑफ अर्थिंग में लिखिए, पहला लिख लीजिए, टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक टू ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो है, ठीक है, जो आदमी का शरीर है, उसको इलेक्ट्रिक शॉक से या फिर बिजली के झटका से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, टू अवॉइड रिस्क ऑफ अ फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट थ्रू अनवांटेड पाथ। क्या किया, टू अवॉइड रिस्क ऑफ फायर, फायर का जो रिस्क होगा उसको अवॉइड करने के लिए। अब वह जो फायर होगा किस वजह से, ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट, अर्थ लीकेज करंट के वजह से जो फायर होगा, समझ रहे हैं, थ्रू अनवांटेड पाथ, अर्थ लीकेज करंट होगा वो तो अनवांटेड पाथ से ही होगा। अनवांटेड पाथ का मतलब देखो क्या हो गया कि कोई भी आप मतलब जैसे आप ऐसे बनाया, अब यहाँ पे आप लोड बना दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, लोड बनाए, करंट हमारा फ्लो करना चाहिए कुछ इस तरह से, ये फेज बोल रहा हूँ मैं, ये न्यूट्रल बोल रहा हूँ, है ना, अभी के लिए सिंगल फेज, ये फेज और ये न्यूट्रल बोल रहा हूँ। तो अब मान लो कि ये जो बना हुआ है इसके थ्रू तो करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, ये अगर मान लो ये भी कोई बॉडी है तो इसके थ्रू तो नहीं फ्लो करना चाहिए, लेकिन अगर इसके थ्रू भी फ्लो कर जाए तो यही हमारा हो गया क्या, अनवांटेड पाथ। इधर हम नहीं चाह रहे थे, हमारा इच्छा नहीं था कि इधर करंट फ्लो करे, अब फिर भी इधर क्या किया, करंट फ्लो कर गया, समझ रहे हैं, फिर भी इधर क्या किया, करंट फ्लो कर गया, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, अनवांटेड पाथ। समझे बात को। तो वही अनवांटेड पाथ के थ्रू जो अर्थ लीकेज करंट फ्लो करता है, जिसके वजह से कि फायर हो सकता है या इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है, उसको अवॉइड करने के लिए या उससे बचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, अर्थिंग का यूज़ करते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अर्थ। कौन सा ऐसा क्या क्या फैक्टर हो सकता है जो कि अर्थ को अफेक्ट कर सकता है, मतलब सीधा आप कह सकते हो अर्थ इफेक्ट करने की बात, मतलब अर्थ रेसिस्टेंस पे इम्पैक्ट डाल सकता है या अर्थ रेसिस्टेंस को प्रभावित कर सकता है, ये आप कह सकते हैं। समझ में आ रही बात। अर्थ रेसिस्टेंस को कैसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है,
क्लियर है। देखिए पहला है साइज ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर। अब सबसे पहला चीज़ तो समझिए यहाँ अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होगा और अर्थ वायर क्या होगा। देखिए अभी अगर समझा जाए, मैं बताऊंगा आगे, अर्थ इलेक्ट्रोड भी बताऊंगा, जब टाइप पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम आपको क्लियरली बताएंगे कि अर्थ इलेक्ट्रोड क्या होगा और अर्थ वायर क्या होगा। फिलहाल आप दोनों चीज़ को समझ भी सकते हैं। घर में आप क्या करते हैं, एक रॉड लेके उसको ज़मीन के नीचे गाड़ देते हैं, ठीक है। ज़मीन के नीचे क्या करते हैं, उसको मतलब धंसा देता है ना, ज़मीन के नीचे गड्ढा वगैरह बना के, या फिर इसको ठोक के भी हम क्या करते हैं, इसको ज़मीन के नीचे रॉड को क्या करते हैं दे देते हैं, ज़मीन के नीचे कर देते हैं। अब यहाँ से एक वायर कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं, और यही वायर को जाके हम इक्विपमेंट से या सॉकेट वगैरह से, या जो बोर्ड बना हुआ रहता है जहाँ पे कि सॉकेट है, या फिर जो मेन बोर्ड रहता है स्टील वगैरह का, तो उसमें हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है। तो ये जो वायर, ये जो है, ये हमारा क्या कहला गया, अर्थिंग वायर। क्या कहलाया, वायर। मतलब जिसके थ्रू आप क्या किए, इक्विपमेंट के बीच में कनेक्शन दिए, वो चीज़ क्या कहलाया, अर्थिंग वायर। इसी को आप ECC भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका ये वाला जो रॉड है, इसको हम बोलते हैं अर्थिंग इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, अर्थिंग इलेक्ट्रोड। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारा अर्थिंग इलेक्ट्रोड, और ये हमारा क्या हो गया, अर्थिंग वायर। तो यहाँ पे कह रहा है, पहला पॉइंट कह रहा है साइज ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर। साइज का मतलब आप क्या समझ रहे हो, इसके लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके लंबाई की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। साइज ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब मैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ। इसका साइज की बात मैं अगर कहूँ तो मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, समझे, लेंथ की बात नहीं कर रहा, मतलब समझना है यहाँ पे ये। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ, या फिर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूँ। साइज का मतलब वही हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो कह रहा है कि साइज ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर पे क्या करता है, अर्थ रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। बिल्कुल हाँ, डिपेंड करता है। समझिए कैसे डिपेंड करता है इस चीज़ को, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A होता है। क्या होता है, ये तो आपको पता होगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, है ना। कहने का मतलब है कि अगर डायमीटर बढ़ा देते हो तो एरिया बराबर क्या होता है भैया, πr², या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 2πd। बोलो लिख सकते हो कि नहीं, नहीं भाई 2πd कैसे लिख देंगे, और d बराबर क्या हो जाता है, 2r ना, हाँ 2r होता है। तो आप ऐसा कह लो r बराबर d/2, तो इसको आप लिख सकते हो क्या, और क्या लिख सकते हो, πd²/4। बोलो ये हो सकता है, ठीक है, πd²/4। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं सर, एरिया अगर डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया भी क्या करेगा, बढ़ेगा, है, एरिया बढ़ेगा। सोचो एरिया बढ़ेगा, रेसिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। भाई वर्षा भी कर सकते हो, डायमीटर घटेगा एरिया बढ़ेगा, सॉरी डायमीटर घटेगा एरिया भी घटेगा, और एरिया घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इम्पैक्ट डाल रहा है ना, मतलब रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है ना, रेसिस्टेंस वेरी कर रहा है। तो ये मैं बोल रहा था क्या, साइज ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर रहा था। वायर के केस में भी आप वही चीज़ कर सकते हो। तो ध्यान से आप देख सकते हो कि कैसे किसी भी कंडक्टर का साइज जो है, या इलेक्ट्रोड जो है, अर्थ इलेक्ट्रोड है, वह साइज अर्थ रेसिस्टेंस को इफेक्ट डाल रहा है। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था हमारा, अर्थ रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टेंस है उसको आप कैसे वेरी कर सकते हो। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए, टेम्परेचर ऑफ द सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। देखो अर्थ इलेक्ट्रोड जो होगा उसके आसपास का टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास की बात कर रहा हूं मैं, ना कि इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं। समझिएगा यहाँ पे अगर मैं बोल दूं कि ये अर्थ इलेक्ट्रोड है, इसको आप क्या करोगे, ज़मीन के अंदर करोगे, ये आपका ज़मीन हो गया। मैं यहाँ के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मान लो हम क्या जानते हैं कि अगर कहीं पे वेटेड जगह है, मतलब भीगा हुआ जगह है, या कोई भी भीगा हुआ रहता है, मतलब इक्विपमेंट कह लीजिए, है ना, वायर ही अगर भीगा हुआ, या आप ही भीगे हुए रहेंगे ना, तो आपका रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऐसे सूखा हुआ ड्राई बॉडी जो होता है, जो सूखा होता है, उसका 1,00,000 ओम रहता है रेसिस्टेंस। लेकिन अगर आप वेटेड बॉडी रहेगा आपका तो 1000 ओम हो जाता है, मतलब 900 से 1000 ओम के बीच में वैरी करता है। तो इसके अंदर मान लो, ये इसके अंदर की टेम्परेचर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर क्या होगा, कम होगा, मतलब गीलापन कम होगा। और मॉइस्चर अगर कम होगा ठीक है, मॉइस्चर कम होगा तो ड्राई का तो आप जानते हैं ना, ड्राई जो हो जाता है
तो मॉइस्चर कम हुआ तो ड्राई हो जाएगा, एरिया पूरा ड्राई सूखा होगा, और सूखे का आपको पता है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, सूखे का ज़्यादा हो जाएगा। तो यही चीज़ कहता है कि इसके सराउंडिंग जो ये इलेक्ट्रोड रहेगा उसके सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे भी अर्थ रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। रीज़न क्या हो गया, अर्थ जो इलेक्ट्रोड है, अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास में जो टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होगा तो मॉइस्चर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और मॉइस्चर अगर कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना भाई, रेसिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। वाइस वर्सा कर लो, वाइस वर्सा कर लो, टेम्परेचर कम मॉइस्चर ज़्यादा, और मॉइस्चर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम। समझ रहे हो बात को, जानते हैं गीले एरिया का रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यही रीज़न है कि हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे भी अर्थिंग करते हैं ना वहाँ पे थोड़ा पानी डाल देते हैं, गोबर नमक ये सब मिला मिला के वहाँ पे डाल देते हैं, समझ रहे हैं, ताकि मॉइस्चर वहाँ अधिक टाइम तक बना हुआ रहे, है ना, मॉइस्चर जो है वहाँ पे अधिक टाइम तक वह भीगा हुआ एरिया रहे। या मान लीजिए घर का जो कचरा वगैरह जहाँ जाता है, जो नाला जिसको बोलते हो ना, और घर का जो पानी जाता है, ठीक है, नाले में, वहाँ पे हम जाके रॉड कर देते हैं, या रॉड वहाँ पे जाके ज़मीन में कर देते हैं, और वहाँ से हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो क्योंकि वहाँ पे हमेशा पानी का बहाव रहेगा तो उतना एरिया तो वो क्या होगा, भीगा हुआ रहेगा ना हमेशा, और वो एरिया अगर हमेशा भीगा हुआ रहेगा तो मॉइस्चर तो मेंटेन रहेगा, और मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो अर्थ रेसिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और अर्थ रेसिस्टेंस कम होगा तो इजीली कोई भी फॉल्ट होगा, मतलब मान लो कोई भी लीकेज करंट होगा इजीली उसमें डिस्चार्ज होता रहेगा। समझ रहे बात को, तो इस कैसे इम्पैक्ट डालेगा ये पता चला, टेम्परेचर ऑफ सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड, क्लियर है यहाँ पे, मॉइस्चर ऑफ द सॉइल सराउंडिंग द अर्थ इलेक्ट्रोड। अगर इसके आसपास मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। कर लीजिए भैया, यहाँ पे मॉइस्चर अगर ज़्यादा रहेगा तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर वाला में भी मैंने आपको बताया, मॉइस्चर अगर कम रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा रेसिस्टेंस कम, मतलब ज़्यादा भीगा हुआ रहेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और कम भीगा हुआ रहेगा तो रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। समझ रहे हैं, तो ये हो गया आपका, ये भी इम्पैक्ट डालेगा। नेक्स्ट कहता है डेप्थ ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड इन द अर्थ, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड जो है, ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड रहेगा वो नीचे गहराई में जाकर अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो और भी बेहतर है। बोलो क्यों, नीचे गहराई में जाओगे तो वहाँ पे नमी ज़्यादा मिलेगा, क्या होता है, नमी जो होता है क्या होता है, ज़्यादा मिलेगा, और अगर नमी ज़्यादा मिलता है तो रेसिस्टेंस भी तो उसका क्या रहेगा, कम रहेगा, और रेसिस्टेंस अगर कम रहता है तो क्लियरली है कि जो भी लीकेज करंट होगा इजीली डिस्चार्ज हो जाएगा ज़मीन में या अर्थ में। समझ रहे बात को, तो अगर ये अर्थ इलेक्ट्रोड ज़्यादा डेप्थ में है, अर्थ इलेक्ट्रोड ये ज़्यादा डेप्थ में है तो वो और भी बेहतर है, वो क्या है, और भी बेहतर है, किसके लिए, अर्थ रेसिस्टेंस के लिए। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, मटेरियल ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर। अब यहाँ पे ये एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ करते हो अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए या फिर अर्थ वायर के लिए, है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड के लिए या फिर अर्थ वायर के लिए। अब जैसे मैं बोल दूँ आपको कि आप लकड़ी यूज़ कर लो, है ना, या कोई और भी मटेरियल आप यूज़ कर लो यहाँ पे, ठीक है, मतलब सोना यूज़ कर लो, समझो इस चीज़ को, सोना यूज़ कर लो, सिलिकॉन यूज़ कर लो, है ना, सिलिकॉन, ग्राफाइट का रॉड यूज़ कर लो। बताओ ये सब मटेरियल है। अब मैं बोलूँ कि नहीं कॉपर यूज़ करो, फिर बोल रहा हूँ आयरन यूज़ कर लो, तो सबका रेसिस्टेंस अलग अलग होगा ना, क्योंकि कॉपर का रेसिस्टेंस अलग, ग्राफाइट का रेसिस्टेंस अलग, समझ रहे बात को, फिर आप कह लो तो सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, हर मटेरियल का एक अपना अपना रेसिस्टेंस होगा। जैसे आपके बॉडी का रेसिस्टेंस अलग होगा, कोई और दूसरा बंदा रहेगा तो उसके बॉडी का भी रेसिस्टेंस कुछ और रहेगा। अब भीगा हुआ बॉडी का रेसिस्टेंस कुछ और, ड्राई बॉडी का रेसिस्टेंस कुछ और, चेंज हो रहा है ना। तो हर एक मटेरियल का क्या है, रेसिस्टेंस अलग अलग है। तो अब वहाँ पे हम कौन सा मटेरियल लगाएं जो कि बेहतर हो सकता है, तो डेफिनेटली गुड कंडक्टर जो रहेगा इलेक्ट्रिसिटी का उसी को लगाएंगे। अब मैं बोलूँ सोना का लगाओ, इतना महंगा होगा, कोई आएगा उखाड़ के लेके चला जाएगा, चोरी करके चला जाएगा। एक तो महंगा था, ऊपर से कोई निकाल के चला गया, तो नहीं यूज़ हो सकता ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब सिल्वर बोलो, वो भी हाई महंगा मिलता है, उसको भी नहीं। तो ये दोनों तो आप कैंसिल कर लो। अब रह गया कॉपर का। हाँ, कॉपर का मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। क्या होगा, कॉपर का मटेरियल आप यूज कर सकते हैं। किसके लिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के लिए, अर्थिंग वायर के लिए भी कर सकते हैं,
है ना। जनरली क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज़ किया जाता है, GI जिसको बोलते हो। गैल्वेनाइज्ड का मतलब होता है कि आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा हुआ है, आयरन के ऊपर जिंक का लेयर या फिर उसके ऊपर परत चढ़ा देना, होता है ना। जैसे कहता है ना कि कुछ इक्विपमेंट खरीदो, कॉपर खरीदो या कोई भी खरीदते हो तुम लोग भी, और जो ज्वेलरीज खरीदते हो तो ज्वेलरी भी क्या होता है, सोना का पानी चढ़ा दिया जाता है या हीरे का पानी चढ़ा दिया जाता है। मतलब क्या, हीरे का लेप चढ़ा दिया जा रहा है या सोने का लेप चढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन वो अधिक टाइम तक नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार से आयरन के ऊपर क्या किया जाता है, जिंक का लेप चढ़ा दिया जाता है, ठीक है, जिंक का लेयर बना दिया जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो जनरली क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन एज ए अर्थ इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, ठीक, अर्थ इलेक्ट्रोड जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन यूज किया जाता है। लेकिन रूल कह रहा है कि अर्थिंग कंडक्टर, मतलब जो अर्थिंग वायर होगा और अर्थ इलेक्ट्रोड दोनों सेम मटेरियल का होना चाहिए। हालांकि घर में जो वायर यूज करते हैं वही हम अर्थिंग वायर के लिए भी यूज कर लेते हैं, ठीक, उसको भी, उसी को हम अर्थिंग वायर के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड होता है वो अलग रहता है, उसको आप लोहे का बना लेते हो, जो घर में रॉड है, रॉड को भी आप कर लेते हो। लेकिन यहाँ मैं बताऊंगा, जब टाइप ऑफ अर्थिंग पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा, बताऊँगा कि कैसे कैसे अर्थिंग का मतलब किए जाते हैं, किस प्रकार से किया जाता है, किस मटेरियल का रहता है, ये भी मैं बताऊँगा। जनरली कॉपर का यूज होता है या फिर GI कह लो, गैल्वेनाइज्ड आयरन, उसका यूज होता है। समझे बात को। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर कॉपर का यूज़ किया जाता है, जिसका कि रेसिस्टेंस भी आप जानते हो कि ज़्यादा नहीं होता है, ठीक, तो यूज़ किया जा सकता है। कौन सा, मटेरियल ऑफ द अर्थ इलेक्ट्रोड एंड अर्थ वायर। तो ये भी रेसिस्टेंस पे क्या करता है, इफेक्ट डालता है, ठीक। अब आपके लिए एक सवाल है इसमें, ये बताइएगा कि अगर मान लो कोई बड़ा सा अपार्टमेंट बना हुआ है, कोई बड़ा सा अपार्टमेंट बना है, मान लो कि उसमें 5-7 टावर है और उस एक टावर में कम से कम 40 फ्लोर है। मतलब समझे, एक बड़ा सा अपार्टमेंट है उसमें 40 फ्लोर है, फिर उसी सेम साइज का दूसरा अपार्टमेंट है उसमें भी 40 फ्लोर है, फिर तीसरा, ऐसे करके 5-7 बना हुआ है टावर। उस टावर में कम से कम 40-40 फ्लोर है। तो क्या उसके लिए हम एक अर्थिंग, सिर्फ और सिर्फ एक अर्थिंग यूज कर सकते हैं क्या? अगर यूज कर सकते हैं तो क्या पूरा हमारा जितना भी टावर है सब सेफ रहेगा? टावर मतलब अभी भी समझ रहे हो आप, बिल्डिंग, जो बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए रहते हैं, उस बिल्डिंग की बात करो। मतलब एक बड़ा सा बिल्डिंग है, उसमें 40 फ्लोर बना हुआ है, 40 फ्लोर बना हुआ है, महला जिसको बोलते हैं, 40 महल का बना हुआ है ना। एक बिल्डिंग में 40 महल, फिर दूसरा बिल्डिंग उसी के बगल उसमें 40 महल, फिर तीसरा 40 महल, फिर चौथा 40 महल, कुछ इस तरह से 5-7 बने हुए मान लो। क्या उस 5-7 बिल्डिंग को एक अर्थिंग सेव कर सकता है? पहला सवाल ध्यान से सुनना, क्या उस अर्थिंग को, उस बिल्डिंग को एक अर्थिंग सेव कर सकता है? मतलब एक अर्थिंग सेव सफिशिएंट रहेगा क्या? अगर सफिशिएंट नहीं है तो हम किस प्रकार के अर्थिंग का कनेक्शन वहां पे यूज करेंगे ताकि रेसिस्टेंस क्या हो, कम हो? समझ में आ रही बात? ताकि रेसिस्टेंस, जैसे कि रेसिस्टेंस क्या हो, कम हो। हम क्या करें वहाँ पे, किस प्रकार का कनेक्शन वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रेसिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए? या इन सारे बिल्डिंग में एक ही अर्थिंग यूज होता है या बहुत सारे अर्थिंग यूज किए जाते हैं? जैसे आप जानते हो बुर्ज खलीफा, है ना, बुर्ज खलीफा जानते ही होंगे। तो बुर्ज खलीफा में क्या एक अर्थिंग यूज किया हुआ होगा या फिर नंबर ऑफ अर्थिंग यूज किया होगा? अगर नंबर ऑफ अर्थिंग यूज किया हुआ है तो वह किस प्रकार के कनेक्शन में होगा, वहां पे कैसा कनेक्शन किया हुआ होगा, नंबर ऑफ मतलब अर्थिंग में किस प्रकार का होगा? क्लियर है? तो ये आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा जिनको भी पता होगा, विथ, हाँ ऐसे फालतू में मत मैसेज करना, आ रहा हो तो डिस्कशन के साथ करना, पूरा एलिबोरेट करना कि हाँ, एक्सप्लेन करना कि हाँ ये कनेक्शन हो सकता है, रीज़न ये है कि वहाँ पे रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस वजह से हम क्या कनेक्शन वगैरह करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आज हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक नया टॉपिक के साथ। लेकिन जाने से पहले एक पेड़ आप ज़रूर लगाइएगा स्टीम एकेडमी के नाम, और आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइएगा, वह भी जो है एक पेड़ लगाएंगे, उनको भी आप प्रेरित कीजिएगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।